चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब फंक्शन पूछेगा तो फंक्शन होंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक। किसी ने आईपी की ट्यूशन लगानी है? लगी हुई है? हाँ है। ए सी आगे रोक, क्योंकि अभी एक टीचर है, उनके स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भेजा अपना है। तो अच्छा, वो काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हैं उनको इस एरिया में। आईपी कंप्यूटर साइंस आईटी। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि हर चैप्टर में आएंगे ये, हर चैप्टर के फीचर है जो उसके बारे में है, जो उसके उसको रिलेट करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड। हम कोई भी चीज़ मैनेज करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं? ताकि हमें कोई काम कंप्लीट करना है। अगर कोई काम कंप्लीट करने वाला ना पड़ा हो, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में मैनेजमेंट है, मैंने स्कूल का एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया था। स्कूल में मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि हर साल एक टारगेट अचीव करना है, एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम पे, और रिजल्ट अचीव करना है। अगर मान लो एग्जाम होना ही नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ एग्जाम ही नहीं होते, वहां मैनेजमेंट की जरूरत है। सिलेबस कंप्लीट करना, इस साल का सिलेबस इस साल ही तो करोगे, तभी उसके लिए आपको मंथ बाय मंथ करिकुलम मैनेज करना पड़ेगा कि इस महीने क्या कराना है। तो हर चीज जो अचीव करने वाला टारगेट होता है, उसके लिए क्या चाहिए होती है? मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते तो क्या होगा? क्योस होगा। जैसे आप लोग के एग्जाम वाला मंथ है, मान लो बोर्ड्स का महीना है, और अभी डेट शीट आ रखी है, पर अभी बोर्ड स्टार्ट नहीं हुआ, अभी एक महीना है। तो आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ते हो कि मैनेज करके पढ़ते हो? तो रैंडमली पढ़ने से होगा क्या? कुछ एक कंप्लीट होगा, एक कंप्लीट होगा ही नहीं। मान लो मैथ्स का पेपर है एंड 4 छुट्टियां हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजी मेरे से लेते हो या खुद बनाते हो, कुछ भी करते हो कि आज इतने चैप्टर इतने चैप्टर इतने चैप्टर, ताकि टाइम से पहले खत्म हो और रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। अगर मान लो ये टारगेट सेट ही नहीं किया, तो हम पढ़ते रहेंगे, एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे देंगे, लास्ट में देखेंगे टाइम ही नहीं बचा, तो मसा मसा सिलेबस ही कंप्लीट हो पाता है, रिवीजन तो। और जो बच्चे बिना रिवीजन के जाते हैं उनके साथ क्या होता है? वहीं पे जाके जादू हो जाता है। ये क्या हो गया, हम तो पढ़ के आए थे पर कुछ याद नहीं आ रहा। होता है ऐसे। तो कितनी बार रिवीजन करके जाता है तो एग्जाम में? तू कितनी बार रिवीजन करके जाता है? क्योंकि तू आज तक मेरे से एक साल भी एक पेपर में तो मेरे से टाइम टेबल नहीं लिया। ये सारे मेरे से लेते टाइम टेबल, तेरे अलावा। कितनी बार रिवीजन करके जाता है? मैं 2 बार करवाता हूँ जो टाइम टेबल देता हूँ। 2 से 3 बार करके जानी रिवीजन, तो जाके एग्जाम में हम कुछ भूलते नहीं है। एक बार लर्न किया, एक बार रिवीजन किया, तो भूल ही जाएगा फिर तो। और रिवीजन के लिए हमको प्रैक्टिस करनी होती है, जो जैसे मैथ्स से प्रैक्टिस करते हैं, वैसे बीएसटी को में सैम्पल पेपर्स की या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। उसके टाइम तब बचेगा जब हम पहले से मैनेज करके रखेंगे। फिर हम एक और मैनेजमेंट करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में छुट्टियां कम है, वो हम पहले करके तैयारी करते हैं। ये पहले कर लो, जिसमें ज़्यादा है वो तो हो ही जाएगा। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजाइज किया जा रहा है ताकि एक गोल अचीव हो जाए कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर हम नहीं करेंगे क्या हो जाएगा? तो मैनेजमेंट हर जगह आपकी लाइफ में, सिमिलरली फर्म्स के अंदर भी है। फर्म्स में हर हफ्ते हर महीने टारगेट्स होते हैं, वो अचीव कब होंगे? जब मैनेजमेंट होगी। एक मैनेजर हर चीज को प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो टारगेट अचीव टाइम पे हो ही नहीं पाएंगे। सब अपनी मर्जी से कुछ भी काम करी जा रहे हैं, कोई अचीव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी की गलती पकड़ी जा रही है, किसी की पकड़ी नहीं जा रही, क्योंकि हमें मैनेजमेंट ही नहीं है, सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ेंगे, एक लाइन मेरे से पूछेंगे, जो वर्ड समझ नहीं आता। अगर गोल नहीं है तो मैनेजमेंट भी नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब गोल्स को अचीव करना। नीचे कितना पॉइंट? हाँ, पूरा का पूरा पॉइंट पढ़िए। एग्जाम्पल दिया इसमें।
डिफरेंट डिफरेंट गोल्स वाला। एक स्कूल का दिया है और एक रिचुअल्स। ठीक है, तो जब भी आपको आंसर बड़ा करना है आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एक वर्ड लिखिए यहाँ पे, मैनेजमेंट यूनिफाइज द एफर्ट्स, मिला? या यूनाइट से यूनिफाइज द, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डालनी पड़ेगी। हर बंदा मैनेजमेंट में, सॉरी कंपनी में हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, सबको काम दिया हुआ है। मैनेजमेंट वो सारे काम को एक सिंगल टारगेट और गोल की तरफ यूनाइट करता है, वरना हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। इंग्लिश की मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, बीएसटी की मैम बीएसटी पढ़ा रही है, अपना अपना काम हो रहा है, लेकिन हर बंदे का यूनिटी क्या आ रही है कि इस डेट से पहले सिलेबस सबको कंप्लीट चाहिए। तो एक टारगेट डेट से पहले सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। सबके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, फाइनेंस अपना काम कर रहा है, एचआर अपना कर रहा है, सेल्स अपना, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करें। इनमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, एक किसी बात के लिए मानता है, एक किसी बात के लिए नहीं मानता, पर एक मैनेजर होता है जो सबको साथ लेके एज अ टीम एक टारगेट अचीव करने में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई सामान बनाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसको बेचने में दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें जो मार्केट में डिजायर्ड क्वालिटी वो नहीं मिल रही। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वापस कंप्लेंट डालता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आपकी क्वालिटी में ये कमी आ रही, कृपया इसको ठीक कीजिए। वो कहता है मैं तो नहीं करूँगा, होगी लड़ाई। फिर मैनेजर बीच में आता है, वो दोनों की बात सुनता है, दोनों को बोलता है कि हाँ भी मार्केट में डिमांड है, तेरे को करनी चाहिए। वो कहता है मैं कर नहीं सकता, अगर मैं क्वालिटी इंप्रूव करता हूँ तो मेरे को रॉ मटेरियल अच्छा लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा मनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे को बजट पास नहीं कर रहा, फिर फाइनेंस वाले बंदे को बुलाया जाता है, उसका बजट बढ़ाया जाता है, सबको साथ में लेके एक सिंगल टारगेट की प्रोडक्ट बिके। सबका अलग अलग काम हो रहा था, काम सब कर रहे हैं, पर कंपनी की सेल नहीं हो रही क्योंकि कमी आ रही है। तो वो कमी को ढूंढ के सबको इंटीग्रेटिंग द एफर्ट टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्लियर हुआ? अगला क्या है? लेकिन सबके अपने अपने पर्सनल गोल्स भी होते हैं। पर्सनल गोल्स कैसे होंगे? जैसे किसी को सैलरी ज्यादा चाहिए, किसी सैलरी, तो ऐसे में डिस्प्यूट्स नहीं होते। किसी को सैलरी चाहिए क्योंकि उसकी सैलरी कम है। यहाँ जो गोल की बात हो रही है वो कौन से गोल की? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की गोल की बात हो रही है। मेरे पर्सनल गोल मैनेजमेंट में मैटर नहीं करते। करेगा ही ना मेहनत, अगर उसे अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना, उसको मोटिवेट करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे ना। पूरी बुक में यही तो पढ़ना है। अगले चैप्टर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए जाएंगे, उसमें एक प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हमको जनरल इंटरेस्ट में सोचना है, अपने पर्सनल। अगर मैं कंपनी के लिए लॉयल और ऑनेस्टी से काम करूंगा तो कंपनी मेरे को एक दिन जरूर आइडेंटिफाई करेगी, मेरी सैलरी जरूर बढ़ाएगी एक दिन। अगर मैं पहली सैलरी के पीछे पड़ा रहूंगा और काम ढंग से करना बंद कर दूंगा तो बाहर फेंक देंगे। ठीक है ना? तो सैलरी के लिए काम तो करना ही है, उससे पहले कंपनी के लिए काम करना है। कंपनी के लिए काम करोगे सैलरी अपने बढ़ जाएगी आपकी। अगला है ग्रुप एक्टिविटी। कंटिन्यूस कर लो पहले। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस वर्ड का मतलब चलता रहता है। मैनेजमेंट कितने फंक्शन है? 5। प्लान किया, सामान इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, लोग इकट्ठे किए, काम शुरू किया, डायरेक्टिंग, और चेक किया। चेक करने के बाद काम खत्म। चेक किया कि टारगेट टाइम पे अचीव हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कमियां ढूंढी, और नेक्स्ट प्लान में वो कमियां दूर करने की बात हुई। अगर अचीव हो गया तो मतलब अचीवेबल था, टारगेट बढ़ा दो, और बड़ा करके देखते हैं। तो अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो दोबारा से क्या टारगेट सेट होंगे? तो कंट्रोलिंग के बाद काम खत्म हुआ कि दोबारा शुरू हो गया? फिर कंट्रोलिंग तो हुआ, फिर शुरू हुआ। तो मैनेजमेंट कभी रुकती है? आपके मिड टर्म तक का मैम ने सिलेबस सेट किया कि यहाँ तक कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो गया, रिवीजन होगी, आपके मार्क्स आ गए, खत्म काम। फिर अगले ड्यूटी का तैयारी शुरू होगी। स्कूल में ही चलता है, ट्यूशन में ही चलता है, टेस्ट की तैयारी चलते चलते हम एक दिन 12th पास कर जाते हैं, है ना? तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये चलती ही रहेगी। पढ़िए। मिक्सचर ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स। हर वक्त कंपनी में कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है, कभी प्लानिंग चल रही है, कभी स्टाफिंग चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली मैनेजमेंट चल ही रही। मैनेजमेंट का एक भी फंक्शन चल रहा है तो मैनेजमेंट चल रही है, फंक्शन तो मैनेजमेंट का ही है ना। हर वक्त कंपनी में कुछ ना कुछ चल रहा है,
तो मैनेजमेंट कभी रुकती नहीं है। बट सेपरेट फंक्शन मतलब वो कह रहे हैं कॉम्पोजिट मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है, लेकिन सारे फंक्शन अपने आप में सेपरेट है, सारे करने पड़ते हैं, सारे एक साथ नहीं करोगे, एक के बाद सीरीज में करोगे, कॉम्प्लेक्स लेकिन सीरियल वाइज। बढ़िया। यानी कि बुक के पिक्चर्स थे। अगला मैनेजमेंट इज ऑल ऑल। अब ये जो वर्ड है ना परवेसिव, ये मोस्टली है, नहीं वो तो है, मोस्टली हर चैप्टर में आएगा, ये कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में, अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में, ये हर चैप्टर में आएगा और हर जगह इसका मतलब भी सेम है। एक बार याद कर लो कि हर जगह डाल सकते हो इसको। ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ट्यूशन सेंटर, स्कूल, आपका घर, आपकी लाइफ, हर कंपनी, दुकान, सबको मैनेजमेंट चाहिए, हर जगह चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में, और हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट हर जगह है, एवरीवेयर है, ऑल परवेसिव, इट इज प्रिवेलिंग ऑल एवरीवेयर। समझ गए? अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट कहता है मैं मैनेजमेंट नहीं मानता, वो एक डिपार्टमेंट में टारगेट अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो हर बच्चे को चाहिए, हर टीचर को चाहिए, हर स्कूल को चाहिए, हर कॉलेज को चाहिए, हर दुकान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म को मैनेजमेंट की जरूरत है। उसके बगैर हम काम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, और मेन काम टारगेट अचीव करने पे ही होता है, क्योंकि टारगेट्स ही प्रॉफिट है। प्यार से पढ़िए, स्लो स्लो। मनप्रीत हर जगह चाहिए ना, हर बच्चे को चाहिए, उसमें मनप्रीत का नाम भी आता है। तो इस साल आप जो भी यूटी शूटी सबकी तैयारी करोगे ना, मेरे से पूछते ना कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, खुद ही तैयारी करता रहता है, फिर धोखा करता है। समझ गया? जब मैं सेट टारगेट दूंगा वैसे पढ़ेगा, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। समझ आई? कुछ भी पढ़ता रहता है, कुछ भी एक दिन पढ़ के चले जाएंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो पेपर जाना है ना वो पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ेगा भूल जाएगा विच विच, तो पेपर जाएगा वो पढ़ेगा और याद भी रहेगा, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है? हो गया? नेक्स्ट क्या? इंटैंजिबल, इनटेंजिबल वर्ड का मतलब देख नहीं सकते। हमने एसेट्स पढ़े थे ना, तो मैनेजमेंट दिखती नहीं है, फील की जाती है। मैनेजमेंट कहोगे मैनेजमेंट को उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी मूव, बट वो फील होती है। कैसे? टाइम पे काम हो रहा है, एक टाइम टेबल है आपके स्कूल में, हम रोज वही बुक्स कैरी करके जाते हैं, वही टीचर्स आती हैं जिसका पीरियड होता है। अगर एब्सेंट अरेंजमेंट लगता है तो कोई तो लगा रहा है अरेंजमेंट, कोई तो ऐसा टाइम टेबल सेट कर रहा है किसी टीचर की क्लास क्लैश ना हो जाए। अभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे एक अकाउंट्स की टीचर आई, उसका एक और सेम पीरियड किसी और क्लास में भी हुआ, कोई तो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई तो उसको सेट कर रहा है। तो वो मैनेजमेंट दिखती है, फील की जाती है। और अगर कंपनी के एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी मिल रही है, क्यों मिल रही है टाइम पे सैलरी? ताकि टारगेट अचीव हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, पैसा आया है तभी तो। अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो टाइम पे पैसा नहीं आएगा और सैलरी अचीव पे। तो अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, अपनी कंपनी में सेटिस्फाइड है, अपनी कंपनी में को जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी समझते हो कि हाँ हमें एकदम से काम से नहीं निकला जाएगा, हमको बताया जाएगा पहले, और मैं अपनी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ, वो अपनी कंपनी में इंपॉर्टेंस फील करते हैं, और सारा सिस्टमैटिकली तरीके से काम हो रहा है। एक नोटिस बोर्ड है, वहां पे सब कुछ सिस्टम में लिखा हुआ है, तो उसकी फील की जाती है कि हाँ सब कुछ सही है। वरना एक क्योस होगा। आपके स्कूल में कोई बंदा नया, आप किसी भी स्कूल में जाओ, कंपनी में जाओ, आपको या बैंक में जाओ, एक आपको डेस्क मिलता है रिसेप्शनिस्ट का, मे हेल्प यू लिखा होता है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग की पिक्चर दिखाता है कि यार सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से है। फिर आप उससे पूछते हो हमको इस बंदे से मिलना है, बोलेगी ये वाला ब्रांच, ये वाला कैबिन, ये वाला फ्लोर इस बंदे के पास, आपको इस रूम में जाना है। मतलब उस बंदे का एक ही रूम है, रोज वही बैठता होगा, वो एक ही कैबिन होगा। तो ऑर्गेनाइज तरीका है, ये मैनेजमेंट का सबूत है। तो मैनेजमेंट दिखती नहीं है, फील की जाती है। उसको देखने का तरीका है कि उसको जो कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का लेआउट है, स्ट्रक्चर है, कंपनी का में ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, उससे आप फील कर सकते हो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, सब खुश है अपने काम से, सेटिस्फाइड है, तो मैनेजमेंट है।
वरना आप अलमारी खोलोगे सारे कपड़े बाहर गिर जाएंगे, मैनेजमेंट नहीं है। तो दिखता है कि ये कुछ भी मैनेज नहीं किया आपने। ठीक है जी, पढ़िए। पढ़ लिया, पढ़ लिया और अगला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब अपना अपना उल्टा सीधा काम कर रहे होंगे। उनके काम को एक डायरेक्शन कौन देगा? मैनेजर देगा। अगर मैनेजर ना हो, सब ना काम करते रहेंगे, टारगेट सब अचीव करेंगे अपना अपना, लेकिन कोई ज्यादा काम कर, कम काम कर रहा है, कोई कैसी क्वालिटी कर रहा है, कोई कैसी क्वालिटी कर रहा है, तो ग्रुप इकट्ठा करके काम करवाना मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक बंदे के लिए चाहिए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए? अगर एक बंदा अपना अपना काम करे तो मैनेजमेंट चाहिए ही नहीं, सबको इकट्ठा लेके चलना। इसको पढ़ो 2 मिनट, मैं फोन सुन लूँ, रहने दो, नहीं सुनना, पढ़ो पढ़ो, फिर मैं फोटो भेजूंगा इसके बारे में। फोटो है आपकी बुक में? ये तो नहीं, क्या कह रही, फोटो नहीं है? टीम। तो मैनेजमेंट एक टीम एफर्ट है, कंपनी एक टीम वर्क है। विदाउट टीम वर्क काम, अच्छा एक क्रिकेटर की टीम है, 11 बंदे खेल रहे हैं, जब टीम जीतती है तो एक मैन ऑफ द मैच मिलता है, अवार्ड एक को मिलता है, और एक चलो कैप्टन को मिलता है। कैप्टन को क्यों मिलता है? सबको लीड कर रहा है, वो सबको मैनेज कर रहा है, वो अकेला बंदा बैटिंग ऑर्डर भी संभाल रहा है, किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है। कई बार सेट ऑर्डर को चेंज किया जाता है बीच में, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस चेंज करते हैं। जो अगर 4th नंबर पे किसी को भेजना है, उसको रोक के पहले 6th वाले को पहले भेजते हैं, क्योंकि या तो वो खत्म, कई बार हार्दिक पांड्या को बहुत पहले भेज देते हैं, क्योंकि मैच खत्म हो रहा होता है, वो बाद में उसकी बारी होती है, लेकिन पहले उसको भेज देते हैं क्योंकि वो फास्ट खेल लेता है। तो ये क्यों, ये कौन डिसाइड करता है? ये 2 बंदे डिसाइड करते हैं, तो कैप्टन और एक कोच, दोनों मिलकर करते हैं। हाँ यार, ये इस टाइम इस बंदे की छठी की जरूरत नहीं, चौथे की जरूरत है इसकी, ठीक है। फिर ऑन द फील्ड जब बॉलिंग चल रही है तो फील्डिंग पोजीशन, बॉलिंग पोजीशन, सारा डिसीजन कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? कैप्टन। तो पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है। फिर मैन ऑफ द मैच तो एक को मिला, पर टीम क्या एक बंदे ने 150 मार दिए, खाली उसके जीती है? उसने 150 मारे, बाकी बॉलर्स ने बाकी बैट्समैन को रोका, सबने फील्डिंग टाइट करी ताकि और रन ना बनाए कोई लोग, सबने मिलके काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक टीम वर्क होती है, सब मिलके काम करेंगे तो ही कुछ होगा, वरना नहीं होगा। प्लीज पढ़िए इसको। कल छुट्टी है सबकी, मैं बता दूंगा अभी अकाउंट्स में। इस अगर स्कूल खुलता है, परमानेंट बंद है। एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बन के आएगा। बीएसटी बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बुक होती है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना, जैसे कोर के आंसर गलत हो रहे तुम्हारे भी गलत हो जाएंगे। बहुत ध्यान से पढ़, बहुत ध्यान से पढ़। अगला फंक्शन क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक और परवेसिव, ये 2 फंक्शन है बहुत। डायनेमिक, परवेसिव और कॉन्टिन्यूअस, ये 3 फंक्शन है। ये मोस्टली हर चैप्टर में आएंगे और हर चैप्टर का मतलब भी सेम है।
डायनेमिक सबसे ज्यादा आता है। डायनेमिक का मतलब बताइए आशा। जैसे चेंज, जो इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता है उससे हमें अडेप्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम अगर अडेप्ट नहीं होंगे तो कोई और क्वालिटी प्रेफर करेगा, हम अपनी सेम क्वालिटी बना के जाएंगे, तो हमें अडेप्ट होना डायनेमिक का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, जो हर वक्त क्या होता है, कभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी तो उन्होंने एक कंपनी के लिए रूल्स चेंज कर दिए, फिर कंपनी को मैनेजमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि एक बैट्समैन का ऑर्डर 6th होता है, एकदम से देखा कि यार चेंज करना पड़ा, उसको 4th पे भेज दिया क्योंकि माहौल बदल गया एकदम से। तो जो प्री डिसाइडेड प्लान था उसको क्या करना पड़ा, चेंज। तो हर कंपनी को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर वो चेंजेस नहीं लेके आती है अपनी मैनेजमेंट में तो होगा क्या, बंद नहीं होगी, स्लो हो जाएगी और टारगेट्स टाइम पे अचीव नहीं होंगे। अगर 6th बैट्समैन को 4th भेजा गया क्योंकि वो अच्छा था, उसको जल्दी जरूरत थी, अगर मैं उसको ना भेजू 4th वाले को भेजू, वो जाएगा स्लो स्लो खेलता रहेगा, टिक टिक करता करता मैच हार गए, ठीक है। अगर कंपनी अपने, मान लो कोविड के बाद हमने ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल शुरू किया, सब कुछ किया और हमने बहुत सारी चेंजेस लेके आए, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई, अगर उस टाइम 2 साल के लिए ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट ना होती तो क्या होता, ऑफलाइन तो अवेलेबल ही था भाई, तो आपके 2 साल पीछे हो जाते हैं, आज आप 10th क्लास में होते, क्योंकि वो 2 साल का गैप आया था। तो और वो स्कूल ने अडेप्ट किया चेंज को, हर कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, वो आज तक चल रहा है। उससे पहले इंडिया में वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट था ही नहीं, फॉरेन में था, इंडिया में कंसेप्ट कोविड लेके आया। तो फिर देखा गया कि यार एक एम्प्लॉय घर पे बैठ के भी काम कर सकता है, तो आज भी बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम प्रोवाइड करती है, लेडीज को और गर्ल्स को खासकर, क्योंकि उनको ट्रैवल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो ऑलरेडी पे करते हैं कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम ही दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आया, टीचिंग में कंसेप्ट आया, हर जगह डॉक्टर्स अब आजकल ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इलाज करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। एप्स आ गई दवाइयों की, आप ऑनलाइन अमेजोन से ग्रोसरी वगैरह भी मंगा सकते हो। ये अगर बदलाव हुए हैं, इसका अगर कोई कंपनी कहती है कि हम यार इसको नहीं मानते, हम तो पुराने तरीके से ही काम करेंगे, तो वो उन पिछड़ जाएंगे, समझ गए हो। आजकल हर शॉप पे पेटीएम पड़ा है, कोई दुकानदार कहता है मैं तो पेटीएम लगाऊंगा नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता जी, मेरे को तो नया कुछ नहीं है, तो उसकी सेल भी कम होगी, क्योंकि आजकल हर बंदा पेटीएम में खुश होता है, कैश बहुत कम लोग कैरी करते हैं। तो एक बंदा गया उसको सामान खरीद 10,000 कह रहा पेटीएम तो नहीं, कैश ला, उसका सामान बिकेगा ही नहीं, मैं उसके साथ दुकान से खरीद लूंगा, वहाँ पेटीएम था। बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। आपको पता है इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो 1991 में हुई, तो 1992 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, सबसे पहले KFC तो बाद में आया, KFC भी आ गया था, पर फेमस मैकडॉनल्ड्स सबसे पहले हुआ था मल्टीनेशनल ब्रांड्स में से, फिर प्यूमा वगैरह ये सारे हैं। तो मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आने के लिए क्या किया, क्या चेंज किया, उनके पास बीफ वगैरह था, 2 चीजें चेंज की। बाहर कंट्रीज में बीफ बर्गर मिलता था, तो इंडिया में जो हमारा एक स्पिरिचुअल को साइड को देख के कि हम उसको पाप मानते हैं, तो उन्होंने बीफ बर्गर देखा, अगर हम ये लेके आते हैं तो मैकडॉनल्ड्स के पत्थर मारना शुरू कर देंगे लोग। एक तो उसने वो आज की इंडिया की किसी मेन्यू में है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में बैन है। सेकंड, उसने देखा मैकडॉनल्ड्स से पहले क्या इंडिया में कोई बर्गर आउटलेट था, कोई दुकान थी बर्गर की। आप तो चलो मैकडॉनल्ड्स मेरे सामने आया था तब मैं स्कूल में था, तो मैकडॉनल्ड्स से पहले हम जब बर्गर खाते होंगे तो कहाँ से खाते होंगे, जो रेडी काट होता है सब रेडी से खाते थे, और नॉर्मल सबका एक ही बर्गर था, आलू टिक्की बर्गर, क्योंकि एक ही वैरायटी होती थी। फिर मैकडी जब इंडिया में आया, मैकडी के तो बहुत सारे तरह के बर्गर्स थे, तो मैकडी ने पहले रिसर्च की होगी, रिसर्च को देखा है इंडिया में ना कोई बर्गर का आउटलेट नहीं है, इंडिया में खोलने से फायदा होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा मेरे को। लेकिन इंडिया में सब लोग क्या लाइक करते हैं, पर बाहर के मेन्यू में आलू टिक्की बर्गर का, बीफ तो है ही है लेकिन और भी बहुत सारे बर्गर थे, पर आलू टिक्की का मेन्यू ही नहीं था। तो मैकडी ने इंडिया में आने से पहले 3 महीने रिसर्च करी और एक आलू टिक्की बर्गर के अलग अलग फ्लेवर्स बना के डिसाइड किए, लोगों को चखाए, फिर जो सबको सबसे ज्यादा पसंद आया उसको मैक आलू टिक्की के नाम से उसने लॉन्च किया, और मैकडी खुद लॉन्च हुआ साथ में। मैकडी और आलू टिक्की बर्गर इकट्ठे लॉन्च हुए थे, क्योंकि उसको पता इंडिया में आलू टिक्की बर्गर ही बिकता है और इंडिया में सर्वाइव करना है तो आलू टिक्की बर्गर की हमको समझ ही वही आता है। फिर आलू टिक्की खाने जब हम गए मैकडी के अंदर, फिर हमने बहुत सारे चिकन बर्गर, वेज सरप्राइज, ये वो देखा, हैप्पी मील देखा, फिर हमको पता लगा कि बर्गर में और वैरायटी भी हो सकती है। फिर हम धीरे धीरे आलू टिक्की से हट के
दूसरी चीजों पे आए। और आज तो हमारे पास लाखों तरह के बर्गर्स मिलते हैं मार्केट में, समझ गए हो? तो वो उसने डायनेमिक नेचर को देखते हुए अपनी मेन्यू को क्या किया, चेंज किया। तो चेंज इज द मेन कांस्टेंट। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, वरना आप एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक। कोई चीज मैनेज करने के लिए आपको चेंज को अप्रूव करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान्स को भी चेंज, अपने टारगेट्स को भी चेंज करते रहना पड़ेगा, वरना आप एग्जिस्ट नहीं करते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़िए। और ये इतना आसान पॉइंट है, इसकी केस स्टडी आती है, इजीली मिल जाता है। जहाँ चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन वर्ड हो रही है की बात हो रही है, तो डायनेमिक ही होगा, और कोई है ही नहीं ऐसा। सबसे ज्यादा इजीली मिलता ही है और इम्पोर्टेंट ही है। पढ़ो। एक ही रह गया ना, मल्टीनेशनल। मेरी जूनियर ने बताया कि जो मेरे को जीएसटी और अकाउंट तो मेरे को जीएसटी और अकाउंट्स पढ़ाते थे 11th के स्कूल में। तो मेरी जूनियर ने बताया कि मेरे बैच में आ जाए और ब्रिलियंट स्टूडेंट तो सबको मेरा एग्जाम 11th क्लास में, अब जो 11th क्लास है, मैम ने 9th क्लास में बताई बात। वो 9th में क्या पढ़ाती है? 9th में वो मैथ्स पढ़ा और सबको मेरा एग्जाम्पल देने की ना। तो उसने मुझे बताया कि दीदी को आपकी बातें करनी थी क्लास में। ऐसे काम करोगे तो बातें तो होंगी ना। नहीं, आप अगर मैं तो सबको एक ही से पढ़ाता हूँ, कोई मेहनत कोई मेरी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता, वो देख बैठा आराम से काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं क्या बात हो रही है। तो जो मेरी बात मानता है पूरी ढंग से, मार्क्स तो आएंगे ना। जो मेरी बात मानती है और उसके ऊपर डबल मेहनत करते हैं, एक चीज को पूछती है, मैंने पहले कहा जो जितना पूछेगा उसकी इंप्रूवमेंट तो होगी होगी। लास्ट पॉइंट रह गया, मैनेजमेंट इज मल्टी। मैनेजमेंट कंपनी में मल्टी लेवल मल्टी टास्किंग पे होती है। आपको मैनेज किसको करना है? 3 चीजों को मेन करना है। एक तो काम को मैनेज करना है ताकि टारगेट अचीव हो, फिर एक लोगों के मेंटल स्ट्रेंथ को मैनेज करना है, उनको मोटिवेट करना, उनको काम करने के लिए एंथुसियास्ट करना है। अगर वो काम करने से पीछे हट रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। और काम करने से खुशी मिलेगी उनको कि उनकी सैलरी, उनके इंसेंटिव देके, उनको अलाउंसेस देके, या उनको कोई किसी तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो काम करे। तो वो इतना आसान काम नहीं होता। पहले तो काम को मैनेज करना है, काम के साथ साथ लोगों को मैनेज करना है, पीपल को, जो ग्रुप होता है हमारा। तीसरा ऑपरेशंस को, पहले क्या होना है, बाद में क्या होना है, सेक्स के बाद क्या होना है, सिस्टमेटिकल तरीके से वर्क और वर्क का सीरीज, इस सबको क्या करना पड़ता है, मैनेज। आपने कंपनी बनाई शूज की, आपने एक ब्रांड बना लिया, सब कुछ कर लिया, या आपने एक मान लो मैगी की कंपनी बनाई, नूडल्स की कंपनी बनाई। अब आपको नूडल्स बन भी गए, तो नूडल्स बनाने को क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क को मैंने कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कितनी क्वालिटी बनानी है, सब कुछ ये हो गया वर्क। इसको मैनेज करना पड़ेगा सिस्टमैटिक तरीके से। फिर लोगों को इंथुसियाज करना कि काम कैसे करना है, उनको मोटिवेट करना। फिर ऑपरेशंस, जब वो सामान बिक रहा है तो हर दुकान पे वो सामान पहुंचेगा कैसे, कौन सा नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस लेके जाए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कि हर दुकान पे मेरा ब्रांड पड़ा हो। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते हैं, रिटेलर्स लगते हैं, होलसेलर्स लगते हैं। तो ये ऑपरेशंस को सिस्टमेटिकल तरीके से, कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है, लोग, और कंपनी के बाहर जो कंपनी का काम हो रहा है, वो ऑपरेशंस होते हैं। इन तीनों को काम को क्या करना पड़ेगा, मैनेज। अगर अंदर का काम मैनेज करो, बाहर का नहीं कर पा रहे, तो भी आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं दुकान तक, या कभी पहुंचेगा, कभी हमेशा शॉर्टेज रहेगी, या महंगा होगा, आप बाजार में सस्ता मिल रहा है, महंगा बेच रहे हो। तो बाहर का काम भी करना है, अंदर का काम भी करना है, और लोगों को भी मैनेज करना है। तो मल्टी टास्किंग करने पड़ते हैं। एक मैनेजर को मल्टी डायमेंशनल तरीके से कंपनी चलानी पड़ती है। एक खाली चीज को मैनेज करने से कुछ काम होगा, अगर एक किया एक रह गया तो काम होगा ही नहीं। लोगों को कर लिया लेकिन रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, मार्केट में सामान नहीं पहुंच रहा, 2 दिक्कतें होगी। तो ये सारा कुछ एक साथ, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्लियर हुआ? इसको पढ़ो, फिर हम अकाउंट शुरू करेंगे। ऑपरेशंस का मीनिंग
ऑपरेशंस बेटा वर्क को करने के लिए छोटे छोटे टास्क जो होते हैं उसको ऑपरेट करना, कैसे करना है। ऑपरेशंस को ऑपरेशंस ही बोलते हैं। पर इसके अंदर कोई वर्ड निकल आएगा ना, अब क्या एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। प्रोसेस लिख लो, प्रोसेस वगैरह कैसे कैसे होगा। इसकी डेफिनेशन, सॉरी हाँ हेडिंग्स 7 पॉइंट है ना, गिनती कर लो, 7 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। गिनती भी याद रखनी कि 7। फीचर कितने हैं? 7। फंक्शन कितने हैं? 5। कंसेप्ट कितने हैं? 3। तो 3 5 7 सारे ही ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको परसों तक सारे के सारे क्या करने हैं याद। मैं आपसे एक तो पूछूंगा, दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन बना के दूंगा, केस स्टडी ऐसे ग्रुप में आई थी अभी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी क्या है। या तो वो कोटिंग द लाइन हो सकती है या वो आइडेंटिफाई करना हो सकता है, ठीक है, ताकि पक्का हो जाएगा। होमवर्क करके आए हो जी? जी।